बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो दोस्तों आज हमारे वीडियो का मौजू होगा डॉलेंस की ये रेफ्रिजरेटर जो कि क्रोम सीरीज़ की है। और मैं आपको बताऊंगा इसके 3 मॉडल्स के बारे में, जो कि एक 9173 है और दो 9191 के होंगे, जिसमें एक होगा क्रोम सीरीज़ का और एक होगा क्रोम प्लस का। तो इन तीनों में क्या फ़र्क है मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे दोस्त इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं और उनको ये खदशा होता है कि इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर का सर्किट जल्दी ख़राब हो जाता है और ख़राब हो जाने के बाद फिर रिपेयर होकर जल्दी वापस भी नहीं आता। तो भाई बेहतर ये है कि आप फ्रिज लेने से पहले ये तय करें कि आपने क्या चीज़ लेनी है, इन्वर्टर फ्रिज आपके लिए बेहतर है या नॉन इन्वर्टर। तो मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। उम्मीद है आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जनाब 9173 से, जो कि क्रोम सीरीज़ की है। ये एक सिंपल फ्रिज है, मतलब ये कि ये इन्वर्टर में नहीं है। अच्छा, इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर की पहचान आपको बताऊं बाहर से। ये आप देख रहे हैं कि ये क्रोम लिखा हुआ है, तो ये नॉन इन्वर्टर है। अगर क्रोम प्लस होगा तो वो इन्वर्टर बेस्ड फ्रिज होगा, और इसी तरह एवेंटी होगा तो वो नॉन इन्वर्टर है, और एवेंटी प्लस होगा तो वो इन्वर्टर में होगा। तो साथ साथ इसकी क्वालिटी की बात भी करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि अभी गैस किट देख रहे हैं, ये आपने लाजमी ध्यान रखना है कि जो भी फ्रिज आप खरीदें उसका ये गैस किट डी अटैचेबल होना चाहिए। उसको आप खोलकर आराम से साफ़ कर सकते हैं, या अगर ख़राब हो जाए तो चेंज भी कर सकते हैं। शेल्फ़ की बात करें तो दो शेल्फ़ ऊपर हैं और बीच में एक फिर बड़ा शेल्फ़ है बॉटल्स के लिए, और नीचे फिर सॉस के लिए है। ठीक है। अच्छा, लेकिन मेरा आपको मशवरा है कि इस बोतल वाले शेल्फ़ में आप ज़्यादा बोतलें ना रखें। अच्छा जनाब, ये है हाइब्रिड कूलिंग टेक्नोलॉजी, मतलब इसमें आइस पैक्स हैं जो कि इसको 6 दिन तक, जो आपने शुरू में देखा जो स्टिकर पे कि 6 दिन तक ये अपनी कूलिंग को बरकरार रखेगा, तो वो आइस पैक एक दफ़ा फ्रीज़ हो जाने के बाद वो अपनी कूलिंग को बरकरार रखते हैं। और अगर शेल्फ़ की बात करें इनके, तो ये मेटल के शेल्फ़ हैं। इसमें मेरा अगर आप मशवरा माने तो इसमें आपने गिलास शेल्फ़ वाले जो हैं वही, अगर फिर नॉन इन्वर्टर ही लेते हैं लेकिन गिलास शेल्फ़ को आप तरजीह दें। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करनी है दोस्तों कि इसके नॉमिनल इनपुट 119 वाट हैं और नॉमिनल करंट इसका 0.72 एम्पेयर से। अच्छा, डॉलेंस में ये रेफ्रिजरेटर पोर्शन में लगी होती है स्टिकर इसका, और हायर में ये बैक साइड पे होता है, और बाकी फ्रिजों में भी ये कहीं ना कहीं लगा होता है। तो इसको आपने लाजमी चेक करना है। इसका मॉडल नंबर लिखा होता है इस पर, गैस कौन सी है इसमें, और इसका नॉमिनल करंट और वाटेज वगैरह कितने हैं, तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। अच्छा, इसका आप नोट करें। फिर 9191 का भी मैं आपको दिखाऊंगा, दोनों फ्रिजों का आप देखिएगा कि कितना फ़र्क है। फ्रीज़र की बात करें तो ये 5 वे एवापोरेटर में है, और फिनिशिंग में पहले भी एवेंटी प्लस वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है। बस मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप इसमें गिलास शेल्फ के साथ लेंगे तो ज़बरदस्त चीज़ होगी। अच्छा, ये इसका ड्रेन की लाइन है, इसको आपने खुले नहीं छोड़ना है। जब आपने सफाई करनी है तब आपने इसको खोलना है। अच्छा, मैं ये सारी चीज़ें इस एक फ्रिज की बता रहा हूँ, बाकियों में भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। जिस तरह इसकी डी अटैचेबल इसकी गैस किट है। अच्छा जनाब, ये इसके इंस्ट्रक्शन से मैं बार 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 कहता हूँ कि इनको आप पढ़ा करें, इन पर अमल करें। आपकी फ्रिज कभी ख़राब नहीं होगी, कभी आपको लो कूलिंग की शिकायत नहीं होगी इंशाल्लाह। तो जनाब, ये 9173 की बात थी। अब हम करते हैं 9191 की, और ये भी क्रोम सीरीज़ की है। ये भी नॉन इन्वर्टर फ्रिज है। तो अब आप देखिएगा कि ये उससे बड़ा साइज़ है, प्राइस में भी उससे कुछ हज़ार इसकी ज़्यादा है प्राइस, लेकिन देखें कि फ़र्क कहाँ पर नज़र आ रहा है। और अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें दोस्तों, तो 9173 328 लीटर में थी, और ये 9191 438 लीटर में है। अच्छा, अगर बाकी चीज़ों को देखेंगे तो आपको कहीं फ़र्क नहीं नज़र नहीं आएगा, सिर्फ ये साइज़ में उससे थोड़ी सी बड़ी है और कीमत में भी चंद हज़ार का फ़र्क है। बाकी सारी चीज़ें इसकी सेम है। तो अब जो मैं आपको फ़र्क दिखाने जा रहा हूँ, अच्छा इस चीज़ को आपने लाजमी देखना है। ये इसकी थिकनेस जो फ्रीज़र के पोर्शन की होती है या रेफ्रिजरेटर की, ये जितनी थिक होगी उतनी ही इसकी कूलिंग ज़्यादा देर तक बरकरार रहेगी। और बाकी इसमें भी इसी तरह, जिस तरह शेल्फ़ उसके हैं सेम उसी तरह इसके शेल्फ़ वगैरह हैं। तो ये भी जनाब, इसमें ये फ़र्क है कि इसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट का इजाफ़ा है, ठीक है, और इसमें आउटडोर फ़िल्टर भी लगा हुआ है, ठीक है जनाब। और बाकी सारी चीज़ें सेम है। अच्छा, यहाँ पर आप नोट करें दोस्तों
तो जनाब इसमें आपको नॉमिनल इनपुट 118 वाट नज़र आ रहा है और नॉमिनल करंट इसका 0.72 एम्पेयर से। इसका मतलब ये है कि इन दोनों फ्रिजों में एक ही साइज़ का कंप्रेसर है, इसकी पावर कंजप्शन एक है, सिर्फ साइज़ का फ़र्क है, ठीक है। और वो जो चंद हज़ार हैं वो सिर्फ इसके साइज़ के हैं। अब अगले पर जब 9191 क्रोम प्लस पर आएंगे फिर आप देखिएगा कि उसमें क्या फ़र्क है। तो जनाब ये है 9191 क्रोम प्लस जो कि एक इन्वर्टर फ्रिज है और ये डोर हैंडल के साथ है। लेकिन इत्तेफाक से डोर हैंडल वाला फ्रिज मुझे कभी भी पसंद नहीं आया है। आपकी मर्ज़ी है, आप ख़रीद कर सकते हैं। तो ये देखें जनाब क्रोम प्लस है, मैं इसका फ़र्क आपको पहले बता चुका हूँ। और अगर शेल्फ़ की बात करें तो जनाब ये ग्लास शेल्फ़ के साथ है। और इसके अलावा जो डोर शेल्फ़ हैं उनकी डिज़ाइनिंग में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन साइज़ में कोई फ़र्क नहीं है। और जिस तरह ये गैस्केट ये भी आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसके अलावा नीचे वाले जो शेल्फ़ हैं वो भी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग का इसमें फ़र्क है, बाकी साइज़ में सेम है वो जो पहले मैंने आपको 9191 के बताए, ठीक है जनाब। तो यहाँ तक आउटडोर फ़िल्टर का भी आपने देख लिया। तो यहाँ एक और चीज़ में जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आप नोट करें, तो इसका नॉमिनल इनपुट जनाब 236 वाट है और इसका करंट है 1.4 एम्पियर्स। तो इसका मतलब इसमें जो कंप्रेसर लगा हुआ है वो हैवी है, लेकिन उसके बावजूद ये पावर कंज्यूम उस नॉन इन्वर्टर से कम करती है। उसकी वजह ये है दोस्तों, अब मैं आपको इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर का फ़र्क समझाने जा रहा हूँ। तो देखें, इन्वर्टर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके पास कोई सोलर सिस्टम नहीं है तो आप इन्वर्टर बेस्ड फ्रिज अगर लेंगे तो वो छोटे से छोटे यूपीएस पर भी चल जाएगा, क्योंकि उसका टार्क लोड नहीं होता जो कि स्टार्टिंग के दौरान 6-7 एम्पीयर तक भी चला जाता है। तो छोटे से छोटे यूपीएस या इन्वर्टर पे वो चल जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात कि जब ये अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा उसके बाद ये लो पावर कंजप्शन पे आ जाता है। मतलब कि जो मैंने हायर की आपको एक दिखाई थी डिजिटल पैनल वाली रेफ्रिजरेटर, वो तो 70 से 80 वाट तक उसकी पावर कंजप्शन आ रही थी। तो जनाब अगर आपके पास लाइट का बहुत ज़्यादा मसला है, आपके पास बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है या लाइट बिल्कुल नहीं है, तो फिर आप इन्वर्टर के अलावा फ्रिज नहीं ख़रीद कर सकते। लेकिन इन्वर्टर में ये होता है कि अब हर किसी के साथ ये मसला नहीं होता, बाज़ औक़ात हो जाता है उसके सर्किट में ख़राबी जो कि 5 से 8 दिन लग जाते हैं। अगर आपका ये माइंड है कि हम इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते, हमें किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो, तो फिर आप इन्वर्टर को छोड़ के नॉन इन्वर्टर लें। लेकिन नॉन इन्वर्टर के लिए आपके पास ये ज़रूरी है कि या तो बिजली का होना हर वक्त लाजमी है, या अगर थोड़ी सी लोड शेडिंग होती है, या फिर अगर आपके पास कोई बड़ा सोलर सिस्टम है कम से कम 1.5 किलोवाट से जो स्टार्ट होता हो, तो उस पर आप बआसानी नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर भी चला सकते हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने 3 किलोवाट वाले सोलर सिस्टम के साथ नॉन इन्वर्टर फ्रिज चलाता हूँ, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। तो मैंने सारी सिचुएशन आपके सामने रख दी है, तो उम्मीद है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।